सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन, जो कि क्लास 9th 10th के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये चैप्टर जो है मोशन का, क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स और क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे। तो मैं इसकी पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा इस चैप्टर की, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों में क्लास 9th में और 10th में काफी लंबा है और मैं इसमें ना डिटेल में बताऊंगा। तो आज के जो चैप्टर होगा, जो आज का इंट्रोडक्शन हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब कि उतना भी डीपली नहीं जाएंगे। अगले का जो कल जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड, इन सब के बारे में। आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या पहले जानेंगे, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या होता है, ये सब और कुछ न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी और ओलंपियाड की हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे। तो आज के इस चैप्टर को आपको पूरे एंड तक देखना है, क्योंकि ये आज का चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को किस तरीके। पहला, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट 1D मोशन। देखिए रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। अच्छा देख लीजिए, मैंने कि मान लीजिए अपना एड्रेस बताया, मैंने अपना एड्रेस बताया कि हाँ मैं इस जगह पे रहता हूँ, और फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऑर्डर कराया जोमेटो वालों से या स्विगी वालों से, कुछ ऑर्डर कराया। तो आते हैं, आपसे लोकेशन पूछते हैं, लोकेशन मतलब आपकी कहाँ है, तो आप कहते हो ना कि ये वाली गली में ये शर्मा जी का जो बोर्ड लगा है उसके सामने। तो आपने यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट किसको माना, शर्मा जी वाले बोर्ड को माना। या फिर अगर आप कहते हो जो मेडिकोज है या फिर मेडिकल शॉप जो है जस्ट उसके सामने वाला जो घर है वो मेरा है, मतलब आप कहते हो कि हमारी गली में आ जाओ, हमारी गली में जस्ट जो मेडिकल शॉप है उसके सामने वाला घर मेरा है। तो आप यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट किसको मान रहे हो, मेडिकल शॉप को। तो अब समझ में आ गया रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं। या फिर जैसे कि आप कभी कभी क्या करते हो, कहते हो कि अरे पीपल वाला जो पीपल है ना, पीपल वाली गली में है, तो यहाँ पे कौन सा माने, रेफरेंस पॉइंट पीपल वाली। अब यहाँ पे अगर आप बता दोगे कि पीपल वाली गली में जो घर है वो मेरा है, तो वो क्या करेगा, उसे कहाँ पता रहेगा कि आपकी घर कौन सा है। इसलिए रेफरेंस पॉइंट जो होता है, आपको रेफरेंस पॉइंट पूरी क्लियरली तरीके से बताना होता है। और एक बात जान लीजिए, जो हम लोग अभी 2D जो सेकेंड डायमेंशनल है, सेकेंड डायमेंशनल में हम लोग रेफरेंस पॉइंट में जानेंगे कि इसमें बताया गया है। मैं पहले थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें देखिए जो रेफरेंस पॉइंट होता है हमेशा एक ही रहता है, ना कि दो। ठीक, अगर दो रहेंगे ना तो जो होगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। आपको क्या करेगा, वो उस घर में जाएगा, उस घर में जाएगा, उस घर में जाएगा, कहाँ जाएगा। आपकी लोकेशन आपको करेक्ट बतानी होगी। जैसे कि मेडिकोस के सामने जो है ना वो घर मेरा है, मेडिकोस के सामने वाला घर मेरा है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप डेफिनेशन उतार लीजिए। डेफिनेशन में कहा है रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर्ड। देखिए जो फिक्स्ड पॉइंट कह रहा है ना, क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। जो रेफरेंस पॉइंट है वो फिक्स है, ये नहीं कि कभी वहां पे है, कभी वहां पे है, कभी वहां पे है, हमेशा वो फिक्स रहती है। फिक्स आपको करनी पड़ेगी कि हाँ इसी जगह पे। नहीं तो कहोगे कि कभी कहोगे कि मेडिकल्स के सामने वाला है, अरे वो जो शर्मा जी का बोर्ड है वो उनके वाला है, तो क्या होगा, वो आदमी जो कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा है रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर्ड इन लाइन सरफेस स्पेस। स्पेस में जैसे मक्खी जो कि मतलब हवा में उड़ती रहती है, कभी इस डायरेक्शन में जाती है, उस डायरेक्शन में जाती है। ठीक, दैट कैन बी डिस्क्राइब इजिली बाय लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द सरफेस। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मतलब कि इसको कैसे हम लोग अपनी लोकेशन बताने के लिए इसको थोड़ा ज्यादातर यूज कर लेते हैं रेफरेंस पॉइंट का। आप फिजिक्स का डेली लाइफ में यूज करते हो बट आपको पता नहीं रहता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे कि ये है स्कूल, आप स्कूल से चले और जैक का घर स्कूल से 100 मीटर की दूरी पे है। आपने कहा भाई जानते हो जैक का घर ना 100 मीटर की दूरी पर है, तो पूछेगा कहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, तो आप कहोगे ना स्कूल से 100 मीटर की दूरी पे। तो आपने रेफरेंस पॉइंट किसको माना, स्कूल को माना। यहाँ पे जैसे आप कहोगे भाई जानते हो जैक का घर ना जॉन से 100 मीटर दूरी पे है, तो आपने जैक का घर रेफरेंस पॉइंट माना कि जॉन का, जैक का, क्योंकि आप उसी से तो उसको रिलेट कर रहे हो कि जैक का जो जॉन का घर है ना, जॉन का घर वो 100 मीटर की दूरी पे है। तो पूछेगा किससे, स्कूल से। आप कहोगे या तो स्कूल से या तो जैक से। ठीक, आप ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर आप कहोगे कि स्कूल से शॉप, जो शॉप है ना, शॉप एक 300 मीटर की दूरी पर है। शॉप कहाँ से, स्कूल से। ठीक ना, तो आप यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट किसको माने, स्कूल को, जैक को, जॉन को। या फिर आप कह सकते हो जो शॉप है ना, जॉन के घर से 100 मीटर की बस दूरी पर है। तो यहाँ पे आपने रेफरेंस पॉइंट किसको माना, आपने रेफरेंस पॉइंट माना जॉन के घर को। तो ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। अब देखिए हम लोगों ने अभी 1D मोशन में पहुंचा, अब हम लोग सेकंड डायमेंशनल में पहुंचते हैं, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट। इसमें ये मतलब आपको क्लियरली तरीके से बताया गया कि रेफरेंस पॉइंट हमेशा एक ही होता है, ना कि दो। एक ही होता है, अगर दो होगा तो जो कंफ्यूज हो जाएंगे आप।
अगर कोई भी हो जो कंफ्यूज रहेगा। तो देखिए जैसे कि ये मान लीजिए स्कूल है, ये क्या है, स्कूल है। आप खड़े हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आपके से यहाँ पे जो दूरी होगी ये D1 हमने मान के चला, मान लीजिए D1 है यहाँ से डिस्टेंस, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी इसको हमने D2 मान लिया। क्लियर, D2 मान लिया। तो अब आप अगर आपसे कोई फोन करे, आपका दोस्त फोन करे, भाई कहाँ पर है, अच्छा इस जगह को मैं कुछ मान लेता हूँ, इस जगह को फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए जॉन का घर है, और उसको जैक ने फोन किया, जैक ने कहा जॉन भाई कहाँ पर है, भाई मैं बस स्कूल के ना 100 मीटर की दूरी पर हूँ, जो स्कूल है ना इसके 100 मीटर पे दूरी पर हूँ। और मान लीजिए अगर अब वो कहने लगे ड्यूटी में, वो कहने लगे अभी उसने क्या है, जो जॉन है अभी कहा कि मैं 100 मीटर की दूरी पर हूँ, और अभी कहने लगे कि भाई मैं 200 मीटर की दूरी पर हूँ, जब वो यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो जैक होगा, जैक तो कंफ्यूज ही हो जाएगा कि भाई तू है कहाँ पर, तू 100 मीटर की दूरी पर है कि 200 मीटर की दूरी पर है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको रेफरेंस पॉइंट एक ही मानना पड़ेगा। अगर आप एक से ज्यादा मानेंगे तो बताने वाले को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए आपको रेफरेंस पॉइंट हमेशा एक ही मानना होगा। जैसे यहाँ पे है, कहेगा कि भाई मैं यहाँ पे स्कूल से 100 मीटर की बस दूरी पर हूँ, तो स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर कहाँ है, अब ना घर बता देगा कि ये मतलब जहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए शॉप पे है, खड़ा है, ठीक ना, कुछ सामान खरीदना है, दोनों को दोस्ती है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और शॉप पे करेंगे, तभी ना जैक को पता चलेगा कि हाँ ये स्कूल से 100 मीटर की दूरी वाले शॉप पर है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट किसको माना गया, रेफरेंस पॉइंट माना गया स्कूल को। और देखिए और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 100 मीटर की दूरी मानी थी, कितनी 100 मीटर की, 100 मीटर की, और यहाँ से तब 200 हो जाएगी, ठीक ना, 100 200। तो इससे रेफरेंस पॉइंट वाले जो लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इससे हमें ये समझ में आता है कि रेफरेंस पॉइंट सिर्फ एक ही हम लोग मान सकते हैं, ना कि दो, या एक ही मान सकते हैं। एक से ज्यादा मानेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होने में टाइम नहीं लगेगा। अब हम लोग इतना समझ गए। अब हम लोग जब हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन, तो मोशन और रेस्ट में क्या होता है रिलेशन, मतलब मोशन और रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये तो हमें जानना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस पूरे यूनिवर्स में यूनिवर्सली तरीके से देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे आप हो या फिर कोई आप लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, ना वो रेस्ट में रहती है ना वो मोशन में रहती है, ना वो रेस्ट में रहती है ना मोशन में रहती है। अब आप पूछोगे कैसे, अभी आप फॉर एग्जांपल नोट्स बना रहे हैं, इसके ये नोट्स बना रहे हैं, तो आप ऐसे मोशन में हैं, मगर मैं कह सकता हूँ आप रेस्ट, मतलब कि रेस्ट में है, तो कैसा है, आप कहोगे कि रेस्ट में मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो मोशन में हूँ। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्सली तरीके से, ना कोई भी ऑब्जेक्ट ना मोशन में होती है ना रेस्ट में होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन, ये मार्कर है मेरा, ये मार्कर है, अब मैंने इसको यहीं पर रख दिया तो ये जल्दी हिलेगा नहीं। अब बिना इसमें जो कुछ, और ऐसे 100 साल तक ऐसे ही रखा रहा, 200 साल तक, तो ये कभी ना कभी ये डिकम्पोज तो होगा, तो इसमें मोशन तो हुआ। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में ना, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं है जो ना मोशन में है ना रेस्ट में है। कोई भी ऑब्जेक्ट ना मोशन में होती है ना रेस्ट में होती है। जानता हूँ थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है, बट इसको समझो। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हो ना, हाँ ट्रेन में बैठे थे, आप ट्रेन में बैठे हैं, अब इधर की तरफ से भी ट्रेन आ रही है, और आप दोनों की ट्रेन ऐसे ऐसे जा रही है, तो आप सोचोगे कि आप किसी उसमें जो आपके बगल वाली ट्रेन है दोनों मोशन में है, याद रखिएगा दोनों मोशन में है, वो इधर से आ रही है, ये इधर से आ रहे हैं। अब आप दोनों की जब ट्रेनें आपस में आई तो आपको लगेगा भाई मैं रेस्ट में हूँ, जो वो बगल वाली ट्रेन है वो मोशन में है, और जो बगल वाले में बैठा होगा वो सोचेगा मैं रेस्ट में हूँ और वो मोशन में है। तो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है। जैसे कि आप बस में बैठते हो, बस में बैठे कंडक्टर जो आए, कंडक्टर आपने उनसे टिकट लिया, आपके बगल में मॉम बैठी है, तो आपको क्या लगेगा, भाई मैं तो रेस्ट में हूँ, मैं सीधे सीधे बैठा हूँ। आपने कंडक्टर से टिकट लिया, आपकी बस चल रही है, बाहर आदमी बैठा है, उसे तो लगेगा कि भाई ये तो मोशन में है, तो आप रेस्ट में कहाँ से हो गए। वो तो बस इतना है कि देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। आप लोगों को लगता होगा कि अच्छा, आप लोगों को तो इतना तो पता ही होगा कि जो स्पेस में चीजें होती हैं वो मोशन में रहती है ना। जैसे एस्टेरॉइड, आप कहोगे कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट होती है वो तो एक ही जगह रुकी रहती है। भाई वो एक ही जगह नहीं रुकी रहती है। एस्टेरॉइड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, अभी मैं ज्योग्राफी में नहीं जाना चाहता हूँ, बस इतना जान लीजिए। अच्छा मान लीजिए ये हम लोगों की अर्थ है, ये अर्थ है हम लोगों की अर्थ। ये जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक मीटियोर आ रहा है, अभी हम लोगों पे यहाँ पे आने में ना इसे 100 साल लगेंगे।
तो आप क्या कहोगे, शायद रेस्ट में है, शायद रेस्ट में, इसलिए 100 साल लगेंगे। नहीं तो स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से भी आएगा। भाई वो रेस्ट में नहीं हो, बस उसकी स्पीड थोड़ी धीमे हो सकती है, स्पीड थोड़ी धीमे हो सकती है, बट कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रह सकता, वो बस देखने वाले पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब मोशन का डिफिनेशन जान लीजिए। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिलेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिलेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। और रेस्ट की डेफिनेशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिलेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। मोशन का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ना मतलब कि आप ऑब्जेक्ट हो गए, मैं ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे हूँ, 1 सेकंड बाद मैं यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो मैं अपनी मोशन में कहूंगा ना, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, पर सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो क्या कहेगा, मैं मोशन में हूँ। रेस्ट में, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिलेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, तो क्या मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ कि मोशन में? रेस्ट में हूँ ना, क्योंकि मैं सीधे सीधे ऐसे खड़ा हूँ, मैं अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा टाइम के साथ, तो क्या कहलाएगा, रेस्ट में। जैसे कि हो गया आप डॉगी है, आप डॉगी को लेकर घूम रहे हैं, अभी आप 5:06 पे यहाँ पर है, 5:10 पे आप पार्क में पहुंच गए, तो क्या कहें, 4 मिनट में आपने अपनी पोजीशन चेंज की। 6 मिनट पे फॉर एग्जाम्पल आप शॉप पे थे और 5:10 पे आप पहुंच गए, वहीं पे पार्क में पहुंच गए, तो क्या होगा, वो आपने पोजीशन चेंज की अपनी, तो आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे आप मोशन में हैं, क्योंकि आपने टाइम के साथ ही साथ आपने क्या किए, अपनी पोजीशन को चेंज किया। और दूसरा जैसे कि हो गए पेड़ पौधे, ऐसे 100-200 साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब थोड़े बड़े होते हैं, मतलब जैसे बरगद का पेड़ हो गया, एक बार बड़ा हो जाता है तो ऐसे ही रहता है, कम से कम 100-200 साल ऐसे ही रहता है, तो आप क्या कहते हो, भाई वो रेस्ट में है, वो पेड़ रेस्ट में है, क्योंकि अपने ना पोजीशन चेंज करे, वो अपनी पोजीशन चेंज करा है नहीं ना, तो आप पेड़ को क्या मानेंगे, आप मानेंगे कि वो रेस्ट में है। ये व्हाइट बोर्ड है मेरा, ये व्हाइट बोर्ड इतने दिनों से यहीं पर है, तो इसे क्या कहेंगे, ये रेस्ट में है। आपका जो टेबल है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, आपके जो स्टडी टेबल है, वो उतने दिनों से यहीं पर रखी है, जब से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, फिर आप जब क्लास 5th से आपके पास कभी भी, तो वो मोशन में तो नहीं रहती, वो तो रेस्ट में ही रहती है ना, क्योंकि वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती। क्या वो अपने आप पोजीशन चेंज कर देती? नहीं, यानी कि अभी यहाँ पर है, अभी कुछ देर बाद अपने आप वहां पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं ना होता। तो इसे क्या कहेंगे, वो जो टेबल है वो रेस्ट में है। अब आपको आई होप इतना कॉन्सेप्ट ये रेस्ट और मोशन का तो क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज 2 होती है, इससे आपके बोर्ड में क्वेश्चन जरूर बनते हैं फिजिक्स में, या फिर आपके जो 9th के जो आपके प्री बोर्ड, जो 10th के प्री बोर्ड्स होते हैं, उन सब में ये भी फिजिकल क्वांटिटीज से जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? स्केलर और ये वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि, अदिश राशि, जैसे हिंदी में कहते हैं, अदिश और सदिश। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, इसके ऊपर ऐसे कुछ एरो का निशान लगा रहता है। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। मैग्नीट्यूड यानी मापने की जरूरत होगी। तो क्या, जैसे कि हो गया आपके डिस्टेंस को मापने के लिए खाली आप किलोमीटर्स में, मीटर्स में आप उसे नापते हैं, ठीक। आपको उसमें क्या कहते हैं, और किसी चीज की तो जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उसे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वहीं अगर वेक्टर क्वांटिटी को देखा जाए तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बिना ये डिफाइन नहीं हो सकते। इनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। किसको? वेक्टर क्वांटिटी का। और स्केलर क्वांटिटी में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, ठीक ना, मैग्नीट्यूड से इनका काम चल जाता है। अब देखिए, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, पावर हो गई, स्पीड हो गई, एक्सेट्रा, स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी में जैसे आपने ऐसे मार्कर है मेरा, मैंने ऐसे किया, तो अगर मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फोर्स मैंने अप्लाई की, मतलब फोर्स है। आप कैसे कह सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? आप कैसे कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि हम फोर्स को इसलिए वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं क्योंकि उनमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मारा, तो आप कहेंगे कि कितने न्यूटन का मारा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 न्यूटन का मारा या फिर 10 न्यूटन का मारा,
तो क्या होगा, ये हम लोगों ने पहले मैग्नीट्यूड नाम लिया, किधर मारा, किस डायरेक्शन में मारा, नॉर्थ में मारा, ईस्ट में मारा, कहाँ पर मारा, ये डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड का जैसे कि कितने का मारा, तो मैंने 10 न्यूटन का मारा। डायरेक्शन का मैंने कहाँ पे मारा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ईस्ट में मारा, फोर्स अप्लाई किया। तो इसलिए हम लोग फोर्स को क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भाई मतलब कितने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकंड की मान लीजिए। किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अगर डायरेक्शन एक वेलोसिटी का जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी नहीं कह सकते हैं। तो जैसे वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, भाई वो वेस्ट में ना, वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाइल हो गई, मिसाइल जो है ना वेस्ट में ही भाई कम से कम 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रही है। थोड़ी स्पीड कम बनाती है मिसाइल की, जो 50 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो वेस्ट में लॉन्च हुई है, तो वो वेलोसिटी है। अगर वो जरा सा भी अपने पोजीशन मतलब जो स्पीड में अगर कम की तो उसकी वेलोसिटी हट जाएगी, उस समय वेलोसिटी नहीं। 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड में जाती रहेगी, वो भी उसी डायरेक्शन में जिससे उसे लॉन्च किया गया है, तो क्या कहेगी, वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, हम लोग वेलोसिटी की बातें जो होगी हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं आगे क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं, आगे है पैरामीटर्स ऑफ मोशन। मतलब मोशन के जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या है। पहला है डिस्टेंस। भाई तो बहुत मार खा जी बार बार बीच में बोल देता। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। आगे है पैरामीटर्स ऑफ मोशन। जो पैरामीटर्स ऑफ मोशन है वो दो हैं, एक पहला है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। अब हम लोग जान लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जो लेंथ जो होती है, एक्चुअल लेंथ जो कवर होती है, एक्चुअल लेंथ, कोई भी एक्चुअल लेंथ को हम लोग जब बॉडी को कवर करती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं डिस्टेंस कवर की गई है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर जैसे बताता हूँ, ये मैं डिस्टेंस का बता रहा हूँ, ठीक ना, एग्जाम्पल डिस्टेंस का, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब यहाँ से यहाँ जो, अच्छा ये लिख देता हूँ पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये क्या है, इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। ये पॉइंट ए के और पॉइंट बी के जो बीच की दूरी है उसे हम लोग करेंगे डिस्टेंस। अब ये देखिए, अब ये दूरी ना, ये सीधे सीधे भी ये बॉडी तय कर सकती है, इधर से घूम के भी जा सकती है, अब इधर से ऐसे घूम के भी इधर उधर उधर कहीं से भी जा सकती है, या फिर अब सीधे सीधे जा सकती है, सीधे सीधे जा सकती है, उसका जब मन करे वो ऐसे जा सकती है। तो क्या कहता है, एक्चुअल लेंथ, बस उसे मतलब है कि बस भाई हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है, चाहे जैसे पहुंचे, फिर चाहे बस से पहुंचे, ट्रक से पहुंचे, एरोप्लेन से पहुंचे, बस उसे इतना मतलब है कि हमारा डिस्टेंस कवर हो जाए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाए, उसे बस इतना मतलब है। जैसे जो क्लास के बैक बेंचर्स होते हैं, क्लास के बैक बेंचर्स क्या होते हैं, क्लास चल रही होती है, बोलते हैं मैम मैं गो टू टॉयलेट, चले जाते हैं टॉयलेट करने चले जाते हैं, और वो टॉयलेट के बाद पूरा का पूरा स्कूल घूम लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक ऐसी एक्चुअल लेंथ कवर करते हैं। बट जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स क्या करते हैं, अभी मैं बताता हूँ। देखिए डिस्प्लेसमेंट वाला काम टॉपर्स करते हैं। जैसे कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये देखिए, जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सीधे सीधे जो होगा ना, देखिए डिस्प्लेसमेंट कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट इज एक टॉपर बच्चा है फिजिक्स की क्लास का, जो फिजिक्स वर्ल्ड है ना, फिजिक्स वाला है, जो फिजिक्स का स्कूल है, उसमें क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है, एक टॉपर है, जो कि क्या करता है, सीधे सीधे डिस्टेंस कवर करता है, मतलब वो सीधा साधा है। यहाँ से पॉइंट, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कहा गया कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, तो वो सीधा टॉयलेट जाएगा, टॉयलेट से सीधा सीधा वापस क्लास में आएगा। तो वो क्या करता है ना, इधर उधर से कहीं नहीं जाता। अगर ऊपर बैठा है तो सीढ़ियों से ऊपर के जाएगा, सीधे अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आराम से कवर करेगा। और देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सीधी लाइन होती है, मतलब सीधे सीधे जाओगे, उसे कह देंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या है, घूम फिर के कहीं से भी जाओ, इसे कहेंगे डिस्टेंस। क्लियर। इसका साइन क्या होता है, इसका साइन डी होता है डिस्टेंस का, और डिस्प्लेसमेंट का स्मॉल एस से हम लोग इसे मतलब दिखाते हैं कि स्मॉल एस से इसे हम लोग करते हैं। दोनों की यूनिट मीटर होती है, डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर ही होती है। भाई दोनों लेंथ कवर कर रहे हैं ना,
ये भी लेंथ कवर कर रहा है बस, और ये भी लेंथ कवर कर रहा है। तो बस क्या है इसमें दोनों में डिफरेंस की बात, ये सीधे सीधे जा रहा है और वो चाहे, उनको खाली मतलब है कि वो किसी भी तरीके से जाए, ठीक ना। तो दोनों की यूनिट क्या होगी, दोनों की यूनिट होगी मीटर। अब मैं इसको पहले अभी से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन का आप लोग वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन देखिए और एक बार खुद लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक। अब देखिए, अब मैं समझाता हूँ क्या एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाएगा एग्जाम में पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर है जो कि ये क्या कर रहा है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी जो लेंथ है 10 मीटर है, उसके वो चक्कर लगा रहा है 40 सेकंड में। 10 मीटर की चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है। What is the displacement? What will the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? सीधा सीधा बात है, पहले इसमें राउंड पूछ रहा है और उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको पहले इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो हम लोग पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये स्क्वायर है, आप लोग ढंग से स्क्वायर बनाइएगा। शायद मेरा भी स्क्वायर सही है, देख लीजिए। जो ये स्क्वायर है, ये 10 मीटर। अब स्क्वायर है तो इसके चारों साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, क्लियर। ये एक स्क्वायर फील्ड है। यहाँ पे वो फार्मर है, फार्मर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक मतलब 10 मीटर को खाली 40 सेकंड में लगाता है। तो यहाँ पे करेंगे 1 राउंड लिख सकते हैं हम लोग। एक राउंड को हम लोग लिख सकते हैं, एक राउंड मान लीजिए, एक राउंड कितने में कंप्लीट कर रहा है, जल्दी बताइए। एक राउंड तो कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, यानी 40 मीटर। ये यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस अपनी पोजीशन से, यहाँ से ऐसे गया, इसे यहाँ से पूरा चक्कर लगाने के लिए 10 मिनट, उसे चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसे टाइम लग रहा है कितना, 40 सेकंड। उस हिसाब से 2 राउंड कितने होंगे, 2 राउंड होंगे 80 सेकंड, ठीक। आप लोग सही से ले लीजिएगा, सेकंड है ये। 3 राउंड कितने में लगाएगा, सिंपल सी बात है 120 सेकंड्स में लगाएगा, ठीक। 3.5 राउंड कितने में लगाएगा, 3.5 कितने में, कैलकुलेट कीजिए जल्दी। 3.5 राउंड लगाओगे ये 140 सेकंड्स में लगाएगा कि नहीं लगाएगा, 140 सेकंड में। अरे भाई देखो, 1 राउंड 40 सेकंड में लगा रहा है। 1 राउंड कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। 2 राउंड 80 सेकंड में, यानी 80 सेकंड में। 3 राउंड 120 सेकंड में, तो 3.5 120 सेकंड में आ गया। इतना हम लोगों ने आगे अभी कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं बड़ा वाला स्क्वायर बना लेता हूँ। अब इसमें हम लोगों को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करनी है। यह है आपका स्क्वायर, यह है वही स्क्वायर, ये इसकी यहाँ से 10 मीटर, यह है 10 मीटर, ये है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, ठीक। ये स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए इनिशियल पोजीशन कहाँ है, देखिए जो इनिशियल पोजीशन यहाँ पर होगी कि नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो ये क्या होगी, इनिशियल पोजीशन। क्या होगी, इनिशियल पोजीशन। और यहाँ पे ये क्या होगी, फाइनल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल नहीं लिखा है, फाइंड नहीं लिखा है, फाइनल लिखा है, फाइनल पोजीशन। अब वो पूछ रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप बताइए। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल से यहाँ तक का पूछ रहा है फाइनल पोजीशन, ठीक। इतना पूछ रहा है। अब कुछ नोटिस किए, यहाँ क्या बन गया, अब ये पूरा एक बन गया ऐसे, ये एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक तरीके से बन गया कि नहीं, ये ऐसे बन रहा है ऐसा। तो हम लोगों को क्या पता है, ऐसे सही से बना देता हूँ, ऐसे, ठीक ना। ये बन गया। तो ये क्या होता है, ये एच होता है, हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक। इतना पता है ना, क्लास 6, 7, 8 इन सब में तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं, आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा, ठीक। 8th में मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी 8th में पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा हूँ। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखिए अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट अपन लोग यहाँ पे लगा देते, सीधा सीधा आ जाएगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की पूरी एक्चुअल डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो क्या है, ये हम लोगों के हाइपोटेनस, यानी हम लोगों को एच अभी नहीं पता है, हाइपोटेनस एच स्क्वायर नहीं पता है, तो हम लोगों को क्या एच स्क्वायर ही तो निकालना है। तो एच स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोगों का पी कितना है, ये पी हम लोगों का ये एच है ना, ये बी है, बी हम लोगों को इतना पता। और ये परपेंडिकुलर कितना है, 10। हम लोग यहाँ पे एच स्क्वायर लगा देते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, 10, 10 का स्क्वायर प्लस बेस 10,
10 है ना, 10 का स्क्वायर h² 10 यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 प्लस 100 यहाँ पे h² यहाँ पे 100 कितने हो गए, 200 हो गए। अब यह हो गया h² 200। अब ये से हम लोग अंडर रूट में लिख लेंगे। अब 200 को आप अंडर रूट में सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अरे सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे 2 और ये 10√2 आपका जो क्या है, ये आंसर है। ये मतलब इनिशियल से फाइनल, जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की डिस्टेंस, जो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10√2। इतना सिंपल सा सवाल था। आप लोग इसे क्या करिए, इसे उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग भी ये क्या करिए, इसके दोबारा से आप लोग लगाएंगे इसको। ठीक, इतना समझ गए। तो चलिए अब हम लोग एक चैलेंजर प्रॉब्लम देख लेते हैं। चैलेंजर प्रॉब्लम क्या है, इसका आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है और मैं इसका अगले वीडियो में, जो मेरी अगली लेक्चर आएगी उसमें मैं इसका आंसर बता दूंगा। तो फिर भी आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। आप बताइए, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो क्या उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में बताना है। अगले वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।